एपिसोड 9। हेलो दोस्तों, आप सभी हमारे स्टोरी को डेली सुनते हो पर कोई भी ना तो कमेंट करते हो और ना ही लाइक। प्लीज दोस्तों, हमारी मेहनत को अपने एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। कहानी अब आगे। सुबह का समय। सारिका जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने बैग उठा जोर से बोलती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। दादी माँ, पापा कहाँ हो आप दोनों? मैं जा रही हूँ कॉलेज। उसकी आवाज सुनते ही आलोक हॉल में आ खड़ा हो गया और सारिका की तरफ देखते हुए पूछा, पर सारिका, तुम्हारा एडमिशन हो गया कॉलेज में क्या? लेकिन कब? तुमने हमें बताया भी नहीं। हाँ पापा, वो कल ही कॉलेज से कॉल आ गया था कि मेरा एडमिशन हो गया है। वैसे भी बताओ या ना बताओ, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको मेरी खुशी से क्या ही मतलब है? आपके लिए कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो आपने कल ही बता दिया था। सारिका बेटा, तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। कल तुम्हारी हरकत की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, पर बेटा मैं सच में। आलोक को भी बुरा लग रहा था कि कल उनसे सारिका पर हाथ उठा दिया था, इसीलिए वो उससे माफी मांगने वाला था कि तभी सारिका उनकी बात को बीच में ही काट बोल पड़ती है। प्लीज पापा, मेरे सामने ये सब बात मत कीजिए, क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, अगर आपको ये सब करना ही है तो घर में आए हैं ना एक महारानी, उसके सामने जाकर कीजिए। उसे भी नौटंकी करने में बड़ा मजा आता है। पर इस वक्त मुझे देर हो रही है तो मैं जाती हूँ। इतना बोल सारिका जैसे ही घर से जाने लगी, तभी पीछे से नित्या हड़बड़ाती हुई आते हुए बोल पड़ी, एक मिनट रुको सारिका। नित्या की आवाज पीछे से सुन सारिका का सारा मूड खराब हो जाता है और वो अपने गुस्से को हाथों से मुट्ठी बना मन ही मन बोलती है, हो गया सारा दिन खराब मेरा। इस लड़की ने मुझे पीछे से टोक दिया। इधर दिव्यांश नेहा से गुस्से में ही बोलता है, हाँ नेहा, जो बोलना है जल्दी बोलो, नहीं तो मैं फोन रख दूंगा। दिव्यांश, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ और गार्ड मुझे अंदर नहीं आने दे रहा है। ये बोलकर कि मैं झूठ बोल तुम्हें मिलने आई हूँ। क्या तुम मेरे घर कर बाहर खड़ी हो? ओके, तुम एक मिनट रुको, मैं गार्ड से बोल देता हूँ। दिव्यांश इतना बोल कॉल रखते हुए गार्ड को कॉल लगा बोलता है कि वो नेहा को जानता है, इसीलिए उसे अंदर आने दे। इधर सारिका नित्या के तरफ पलटती हुई गुस्से से बोलती है, आर यू फूल? तुम्हें क्या पता नहीं है कि जब कोई कहीं भी जा रहा होता है तो उसे पीछे से नहीं टोकते हैं? तुमने मेरा सारा दिन खराब कर दिया है। बेवकूफ नहीं तो। तभी सुषमा जी बोल पड़ी, सारिका तमीज से बात करो नित्या से। वो तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है, वो तुम्हारी भाभी है, समझी तुम? वाह भेब्स, क्या दादी, आपको भी एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? भैया ने इसे अपनी पत्नी बनाया ही नहीं तो ये कहाँ से में भेब्स हो गई। ये बात आप दोनों को कभी समझ में आएगी पता नहीं, पर मुझे तो अच्छे से समझ में आ गई है कि ये इस घर की एक नौकरानी है। बस एक नौकरानी। अब बोलो भी, सब टोक ही दिया है तो क्या काम था? वो सारिका, आज तुम्हारी कॉलेज का फर्स्ट डे है ना? और तुम ये सारी बायोलॉजी और केमिस्ट्री की किताब यहीं पर भूल कर जा रही थी। जहाँ तक मुझे समझ में आता है कॉलेज सब में बिना किताब के अंदर जाने का परमिशन नहीं मिलता है, तो बस इसीलिए मैं ये देने के लिए तुम्हें रोक रही थी। जैसे ही नित्या की बात सारिका सुनी वो मन ही मन बोल पड़ी, ओ सीट, ये तो सही बोल रही है। अगर आज मैं ये किताबें भूल जाती तो मुझे सच में क्लास में एंट्री नहीं मिलती। फिर झट से नित्या के हाथों वो किताब लेते हुए बोलती है, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। लाओ दो मुझे किताब। अच्छा दादी, अब मैं चलती हूँ। ये बोल सारिका जल्दी में जाने लगी कि अचानक से सामने से आ रही नेहा का उसके साथ टक्कर हो गया और नेहा ले धराम जमीन पर गिर गई। सारिका तो किसी तरह खुद को संभाल ली थी, जिस वजह से वो बच गई थी। अरे नेहा, तुम यहाँ पर? क्या यार सारिका, तुमने मुझे धक्का दे नीचे क्यों गिरा दिया? अब हाथ दो अपना। ओह हाँ हाँ, ये लो उठो। मैंने वो जानबूझकर नहीं गिराया था, बस गलती से धक्का लग गया। अच्छा, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं, चोट नहीं लगी है। वैसे तुम ये सब छोड़ो और बताओ, आज तुम्हारे कॉलेज का फर्स्ट डे है ना? उसके लिए तुम्हें विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू नेहा, किसी किसी को तो ये सब समझ में भी नहीं आती होगी, पर मुझे अच्छा लगा जो तुमने मुझे विश किया। वैसे तुम यहाँ भैया से मिलने आए हो? सारिका की बात सुन नेहा थोड़ा शर्माते हुए बोली, वो दरअसल मैं जब उससे कॉल पर बात कर रही थी तो मुझे उसका मूड कुछ सही नहीं लगा, तो बस इसीलिए उससे मिलकर बात करने आ गई कि वो ठीक तो है ना? ओह अच्छा, जाओ जाओ, भैया ऊपर तुम्हारा ही इंतजार कर रहे होंगे, मैं निकलती हूँ। सारिका इतना बोल मुस्कुराते हुए घर से निकल गई। उसके जाने के बाद नेहा आगे बढ़ जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ने वाली होती है, उसके सामने सुषमा जी आ खड़ी हो जाती है और बोलती है, अरे ओ नेहा बिटिया, ये तुम सीधे कहाँ पर चल दी? एक्सक्यूज मी, मैं समझी नहीं दादी, मुझे दिव्यांश से मिलना है तो मैं उससे ही मिलने जा रही हूँ। पर आपने मेरा रास्ता क्यों रोक दिया है? हटिए, जाने दीजिए मुझे। अच्छा तुम्हें जाने दे? अरे ओ मुन्ना, देख तो ये हमारे देवू के कमरे में जाने की बात कर रही है। हाँ माँ, वो तो मुझे दिख रहा है।
पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि देवू ने इसे बताया नहीं है कि अब वो सा। आलोक इतना ही बोला था कि तभी ऊपर से दिव्यांश एक जोरदार आवाज में बोल पड़ा। क्या बोलना चाहते हैं पापा आप, जरा मैं भी तो सुनूं। और दादी आपने नेहा का रास्ता क्यों रोके हुए है? हटिए, उसे मैंने ही बुलाया है। वैसे भी घर में कुछ लोगों की वजह से मेरा मूड खराब हो रखा है। कम से कम नेहा आ गई है तो उसके साथ बात करके रिलैक्स फील करूंगा। नेहा तुम आ जाओ ऊपर। ऊपर से दिव्यांश के कहने पर नेहा को किसी ने नहीं रोका और बस उसे ऊपर दिव्यांश के कमरे में जाते देखते रह गए। नित्या सबकी बात बस सुने जा रही थी और खुद पर लग रहे इल्जाम सहे जा रही थी, पर इन सब में उसका दिल बहुत दुख रहा था। उसके सामने ही जिस इंसान से उसकी शादी हुई वो किसी और लड़की को अपने कमरे में बुला रहा था। ये सब बर्दाश्त करना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी, लेकिन वो कर भी कर सकती थी, बस यही सोचकर रह जाया करती थी। ऊपर से ही दिव्यांश नित्या से बोला, ए लड़की 2 कप कॉफी और नेहा के लिए बेसन का हलवा बनाकर ऊपर ले आओ। इतना बोल वो नेहा के साथ कमरे में चला जाता है और उसकी बातों से चोटिल हुई नित्या अपने आंसू को बहने से रोकते हुए दौड़कर किचन में चली जाती है। ये सब बस वहां खड़े सुषमा और आलोक देखते ही रह जाते हैं, पर कुछ कर नहीं पाते हैं। उससे सुषमा बहुत दुखी हो जाती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सुषमा का कमरा। भगवान के फोटो के सामने बैठी हुई बस उनको एकटक देखे जा रही है। आलोक जब दरवाजा पर पहुंचा तो माँ को इस तरह से देख वो समझ गया कि उन्हें अभी जो कुछ बाहर हुआ उस बात का कितना बुरा लगा है और वो इस सब की जिम्मेदार खुद को मान रही है। आलोक जी पीछे से आते हुए उनके पास बैठ उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, माँ आप इस तरह से यहाँ पर क्यों आकर बैठ गई? मुन्ना मैंने ये तो नहीं चाहा था ना कि मेरे पोते की जिंदगी सुधारने में किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाए। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही है? और क्या बोलूं मुन्ना, तू देख रहा है ना कि देवू किस हद तक नित्या के साथ अन्याय किए जा रहा है। वो बच्ची को मुंह खोल किसी से कुछ बोलती भी नहीं है क्योंकि उसने मान लिया है कि वो इस घर की नौकरानी है। पर तू ही बता उसकी क्या गलती है इसमें? यही ना कि हमने झूठ बोल छल से दिव्यांश से उसकी शादी करवा दी। इस हिसाब से तो सारी गलती हमारी हुई ना, तो भगवान उसे इतना तकलीफ क्यों दे रहे हैं? अगर सजा ही देनी है तो मुझे दे, मैं खुशी खुशी सजा मंजूर कर लूंगी, पर उसके साथ ये सब कर रहे हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसे हर एक पल तड़पते देख मुझे अपनी गलती और ज्यादा बड़ी लगने लगती है मुन्ना। सुषमा जी बहुत ज्यादा ही हताश हो गई थी नित्या के साथ हो रहे अन्याय को देखकर, लेकिन आलोक जी उन्हें समझाते हुए बोले, माँ माँ आप इतना ज्यादा दोषी खुद को क्यों ठहरा रही है? आपने तो किसी का बुरा नहीं ना चाहा था, बस ये सोचा था कि अपने पोते की जिंदगी संभल जाएगी। अब ये सब होगा ये तो आपने नहीं सोचा था ना। इसमें आपकी गलती नहीं है। और फिर आप ही ना बोलती है कि शादी इंसानों के मर्जी से नहीं, वो जो ऊपर बैठा होता है उनकी मर्जी से होता है। तो फिर इस सब के लिए खुद को दोषी कैसे मान सकती है आप? आलोक के समझाने के बाद भी सुषमा के आंखों से आंसू बह रहे थे और वो यही बोले जा रही थी कि जो भी हो लेकिन गलती तो उससे भी हुई है और ये बात वो चाह कर भी नहीं भूल सकती है। इन सब में सजा तो नित्या को मिल रही है ना। तभी अचानक पीछे हाथ में एक ट्रे लिए खड़ी नित्या बोल पड़ती है, आपको किसने कहा दादी माँ कि मुझे सजा मिल रही है? नित्या की आवाज सुनते ही सुषमा और आलोक दोनों हैरानी भरे नजरों से उसके तरफ देखने लग जाते हैं और सुषमा बरबराती हुई बोलती है, नित्या बेटा तू यहाँ पर। आलोक इस बात से हैरान हो रहा था कि जिस लड़की की उसकी शादी के कुछ दिन भी अभी अच्छे से पूरे नहीं हुए हैं, इसका पति उसके साथ ऐसा बर्ताव करता है। ऊपर से उसके सामने किसी दूसरी लड़की को अपने कमरे में ले जाता है। ये सब देखकर वो इतना शांत कैसे रह सकती है? तभी नित्या बोलती है, क्या हुआ पापा जी? आप यही सोच रहे हैं ना कि मेरे चेहरे पर ये मुस्कुराहट क्यों है, जबकि अभी अभी तो दिव्यांश जी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया था। हम बोलिए। हाँ नित्या, आप कैसे ये सब बर्दाश्त कर खुश रह सकती है? हम जानते हैं कि ये सब आप सिर्फ हमें तसल्ली देने के लिए करने की कोशिश करती है कि आप ठीक है, जबकि सच बात तो ये है कि आप अंदर ही अंदर बहुत दुखी है इस सब से। नहीं पापा जी आप ऐसा मत बोलिए। जब मेरी ये शादी ही शर्तों के साथ हुई है तब मुझे इस शादी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। बस यही सोचकर मैं खुश रहती हूँ कि कम से कम इस शादी ने मुझे आप जैसे इतने प्यार करने वाले परिवार तो दिया है ना। मेरे लिए यही बहुत काफी है और अब हमें इससे कुछ नहीं चाहिए। हम जिंदगी भर आप लोगों के साथ रह लेंगे। आप मेरी बात करना आप छोड़िए और जल्दी से ये लीजिए अपनी चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। नित्या की बात सुन आलोक उसे फिर से कुछ बोलने ही वाला था कि तभी सुषमा उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहती है, मुन्ना नित्या बिल्कुल सही बोल रही है। जब हमारे देवू को हीरे की परख ही नहीं है तो हम जबरदस्ती उसके हाथ में हीरे नहीं दे सकते हैं ना। उससे उस हीरे की चमक में कमी आ सकती है और वो हीरा कोई और नहीं हमारी बेटी नित्या है। हम जबरदस्ती देवू को नित्या नहीं स्वीकार करने के लिए कहेंगे। अब मैंने भी सोच लिया है उसे जो करना है अपनी लाइफ में वो कर सकता है, पर मैं भी अपनी बेटी के लिए उसके अच्छे भविष्य के लिए कुछ फैसला लूंगी।
सुषमा ये बात इतने गंभीर स्वर में बोले जा रही थी कि उनकी बातों को सुन नित्या थोड़ा सोच में पड़ गई थी कि आखिर उसके भविष्य के लिए ऐसा क्या फैसला लेने वाली है दादी माँ, लेकिन उसे उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ठीक से। कुछ समय बाद दिव्यांश का कमरा। क्या दिव्यांश, तुम्हारी घर की नौकर की इतनी हिम्मत है कि वो अपनी मर्जी से हमारा नाश्ता ला कर देगी? अभी टाइम देखो कितना हो रहा है और तुमने उसे उसी समय कमरे में नाश्ता और कॉफी लाने को बोला था। लगता है वो इस घर की महारानी बन बैठी है क्यों? नेहा दिव्यांश को थोड़ा चिढ़ा रही थी पर उसकी बातों से दिव्यांश को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोला, दिव्यांश के सामने किसी भी लड़की की इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे वेट कराए किसी भी चीज के लिए। यहाँ तक कि मेरे साथ एक रात बिताने के लिए सारी लड़कियां मरती रहती है। ये बात तो तुम्हें पता ही होगी शायद। अरे यार तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? मैंने तो जो फील किया वही बोला। और तुम ही बताओ अगर ऐसी बात नहीं है तो वो अभी तक हमारा ना ही तो नाश्ता और ना ही कॉफी लेकर आई है। नेहा तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी उसे सबक सिखा कर आता हूँ कि दिव्यांश के बात को टालने पर क्या होता है। इतना बोल दिव्यांश अभी अपने कमरे से बाहर जा ही रहा था कि तभी सामने से नित्या अपने दोनों हाथों से भरे ट्रे को पकड़े हुए चली आ रही थी, जिसमें नाश्ता और कॉफी दोनों थी। पर दिव्यांश गुस्से की वजह से एकदम तेजी से चले जा रहा था, उस वजह से वो जा सीधे नित्या से टकरा गया और नित्या का बनाया हुआ सारा का सारा नाश्ता वही फर्श और गिर गया। सारे नाश्ते को यूं जमीन पर गिरे देख दिव्यांश एकदम गुस्से से नित्या की दोनों बाह को पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि अब तुम मिस्टर दिव्यांश को वेट करवाओगी? आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। तुम्हारी वजह से आज मुझे उस नेहा की बातें सुननी पड़ी। आह दिव्यांश छोड़िए हमें, हमें दर्द हो रहा है, प्लीज हमसे दूर रहिए। अच्छा तुम्हें दर्द हो रहा है? अभी तो दर्द होता क्या है ये बात तुम्हें पता ही नहीं है। मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा ना कि तुम गिनते गिनते थक जाओगी। आखिर तुम्ही को ये शादी करने का बहुत शौक था ना, अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि शादी के बाद क्या होता है। इतना बोल दिव्यांश नित्या के बाजू को कस के पकड़े हुए ही उसे जबरदस्ती खींचता हुए दूसरे कमरे में चला गया और दरवाजा को बाहर से लगा दिया। ये सब देख नेहा खुद में बोल रही थी, ओह गॉड ये दिव्यांश तो बहुत गुस्सैल इंसान है। इसने तो उस मेड की जरा सी गलती पर उस मेड की ये हालत कर दी। लगता है इसका दिमाग फिरा हुआ है शायद। अगर मुझे पहले पता होता है तो मैं इसे छेड़ती ही नहीं। खैर इससे ये बात तो मुझे पता चल गई ना कि इसके सामने कैसे बनकर रहना है ताकि वो मुझसे शादी कर ले। नेहा ये बोल एक अलग सी चालाकी वाली मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेर ली। दिव्यांश का गेस्ट रूम। दिव्यांश नित्या को खींचकर बेड पर धकेल दिया और धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोलने लगा, तुम तो गजब की शातिर लड़की निकली। पहले मुझे कन्विंस किया कि मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम एक नौकरानी बन रहोगी यहाँ पर, और अब बस एक ही दिन में तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारा प्लान क्या था। किसी बड़े आदमी को फांस लो और फिर उसके पैसों को हथिया खुद को महारानी दिखाओ। पर आज मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात बताता हूँ कि क्या है तुम्हारी औकात मेरे नजरों में और मेरी जिंदगी में। दिव्यांश को इस तरह से खुद के करीब बढ़ते देख नित्या बहुत अड़ रही थी। वो उसे समझाने की कोशिश भी कर रही थी, दिव्यांश आप ये क्या बोल रहे हैं? ना ही मुझे आपकी दौलत चाहिए और ना ही आपकी जिंदगी में अपनी कोई जगह। प्लीज आप मुझसे दूर रहिए, प्लीज आप इस वक्त गुस्से में हैं, मुझे जाने दीजिए। हाँ हाँ वो तो बोलोगी ही ना, ड्रामा करना तो बहुत अच्छे से आता है तुम्हें, इसीलिए तो आने के साथ ही पापा और दादी को अपने वश में कर ली। तुम्हें तो मैं आज दिखाऊंगा कि मिस्टर दिव्यांश राजपूत के साथ खेल खेलने का क्या अंजाम होता है। प्लीज दिव्यांश मैंने आपके साथ कोई खेल नहीं खेला है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। नित्या बार बार दिव्यांश को समझाने की कोशिश किए जा रही थी और खुद को बेड पर सीमेटे जा रही थी अड़के मारे। पर दिव्यांश इतना गुस्से में था कि उसके दिमाग में नित्या की कोई बात नहीं घुस रही थी, इसीलिए वो बस बेधड़क नित्या के पास बढ़े चले आए जा रहा था। नित्या के ऊपर उसके दोनों हाथ को कसकर अपने हाथों से दबा दिया और गुस्से से उसके आंखों में देखे जा रहा था। उसके हाथ को इस तरह से पकड़ने की वजह से नित्या को बहुत दर्द हो रहा था, पर दिव्यांश को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। प्लीज दिव्यांश छोड़ दीजिए मुझे, मैं सच बोल रही हूँ, आप जैसा समझ रहे हैं मेरे मन में वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज छोड़िए मुझे, मुझे दर्द हो रही है। नित्या बार बार दिव्यांश से उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट किए जा रही थी, पर दिव्यांश उसकी एक भी नहीं सुन रहा था, बस लगा पड़ा था उसके साथ जबरदस्ती करने में। अभी दिव्यांश उसके होठों को चूमने उसके करीब बढ़ ही रहा था कि तभी नित्या में अचानक से ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई। वो जोर से धक्का दे दिव्यांश को बेड पर गिरा देती है और खुद उठ खड़ी हो जाती है। उसे घूर घूर कर देख छत से दिव्यांश के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। अचानक से अपने गाल पर नित्या के द्वारा मारे गए थप्पड़ से दिव्यांश पूरी तरह से हिल गया था और एकदम से गुस्से में बौखलाया हुआ अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोला, हाउ डियर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मारा।
क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया ये करने के लिए। आपको क्या लगता है कि मैं ऐसी लड़की हूँ जो आपकी दौलत पाने के लिए आपसे शादी की है? अरे आपकी सोच ही बहुत गिरी हुई है, इसीलिए आपको कुछ भी बताने या समझाने का कोई फायदा नहीं है। और हाँ, एक बात, मुझे आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। पर अगर आपने मेरे आत्मसम्मान को जरा भी कुचलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ पर अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ कभी नहीं सहूंगी। नित्या ने बोल तो दिया, लेकिन दिव्यांश के सामने वो ज्यादा देर टिक पाए इतनी हिम्मत नहीं थी उसमें। वो बहुत घबरा रही थी, इसीलिए वो जल्दी से दरवाजा खोल कमरे से जाने की कोशिश करने लगी। तभी दिव्यांश बिना कुछ सोचे झट नित्या को गुस्से से अपनी तरफ खींचा और उसके कमर में अपनी हाथ डाल उसके होठों पर अपनी होंठ रख देता है और उसके होठों को एकदम गुस्से से चूमने लगता है। इतना गुस्से में दिव्यांश था कि नित्या के होठों को चूमने के चक्कर में उसके होठों को काट भी लिया और जोर से धक्का दे बेड पर गिरा। बोला, ये रही मुझे थप्पड़ मारने का रिटर्न गिफ्ट। दिव्यांश ये बोल अपने होठों को हाथों से पोंछते हुए कमरे से गुस्से में निकल गया। उसके जाने के बाद नित्या वही बेड पर गिरी खुद को एकदम से सीमित सिसक सिसक कर रोने लगी और खुद में बोलने लगी, आज तक मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा तो मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है भोलेनाथ। मेरे पास शुरू से ही कुछ भी नहीं थी सिवाय मेरे इज्जत के, आज उसके साथ भी दिव्यांश ने खिलवाड़ कर दिए। क्यों भोलेनाथ, आपने ऐसा क्यों होने दिया? आज आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? क्यों नहीं रोका दिव्यांश जी को? नित्या बेड पर खुद को अपने में सिमटे हुए सिसक सिसक कर रोए जा रही थी और भगवान से अपनी जिंदगी के साथ हो रहे खिलवाड़ का जवाब मांग रही थी। चूंकि दिव्यांश ने उसके होठों को इस कदर चूमा था जिसकी वजह से उसके होंठ पर कट हो गए थे, जिस वजह से उसे बहुत दर्द हो रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकी अपनी आत्मसम्मान को बचाने के लिए, इसीलिए वो बहुत रो रही थी। इधर दिव्यांश भी काफी गुस्से में कमरे से निकल सीधे घर से बाहर की तरफ चले जा रहा था। उसे इस तरह से जाते देख सुषमा पीछे से उसे आवाज दे रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो दादी की बात को इग्नोर कर आगे निकल गया। ये जब ऊपर से नेहा ने देखा तो वो खुद में बोली, अब इसे क्या हो गया है, मुझे यहाँ पर बिठा खुद कहाँ निकल गया, मुझे जल्दी जाना होगा इसके पीछे। इतना बोलकर एकदम जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से उतर सुषमा के सामने से निकल गई और सुषमा उसे देखती ही रह गई। ये देवू को क्या हो गया सुबह सुबह, ये इस तरह से गेस्ट रूम से गुस्से में क्यों निकला, जाकर देखना पड़ेगा आखिर क्या बात है। सुषमा जी ये बोल जल्दी से गेस्ट रूम की तरफ चली गई और जब वो कमरे के अंदर में पहुंची तो बेड पर एकदम बीचों बीच सिकुड़ कर बैठे नित्या को रोते देख हड़बड़ा कर भागते हुए उसके पास जा बोली, अरे नित्या बेटा क्या हुआ तुझे, और तू इस तरह रो क्यों रही हो? बेटी क्या हुआ तुम इस तरह से, कुछ तो बता। उद्धरण चिन्ह। सुषमा को देखते ही नित्या से रहा नहीं गया और बिना कुछ बोले झट से उनके गले से लग गई और रोते हुए बोली, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया दादी माँ जो भगवान जी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? क्या मुझे खुशी मिलने का कोई अधिकार नहीं है? क्या मेरे किस्मत में कभी भी कोई खुशी नहीं है? नित्या की बात सुन सुषमा बहुत परेशान हो गई और वो नित्या को अपने से अलग करते हुए बोली, बेटा तुम्हें मेरी कसम है तू मुझे बता कि आखिर में अभी अभी क्या हुआ है इस कमरे में, क्या कहीं देवू ने तो? सुषमा अभी थोड़ा हिचकिचाते हुए इतना बोली ही थी कि तभी नित्या उनसे बोल पड़ी, नहीं नहीं दादी माँ आप गलत सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस ऐसे ही मम्मा की याद आ गई ना तो इसीलिए रोना आ गया। नित्या ने जानबूझकर सुषमा से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो जानती थी कि अगर उन्हें दिव्यांश की हरकत का पता चलेगा तो वो बहुत दुखी हो जाएंगी। ये सोच नित्या खुद का दर्द अपने में छुपा ली, लेकिन तभी सुषमा की नजर नित्या के होठों होठों पर गई, जिसे देखते ही वो एकाएक चौंक गई और वो खड़ा होते हुए पूछती है, नित्या मैंने तुम्हें अपनी कसम दी लेकिन फिर भी तुम मुझे सच नहीं बताई तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम देती हूँ, अगर इस बार तुमने मुझसे झूठ कहा तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम अपनी माँ से भी प्यार नहीं करती हो। क्या देवू ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है? मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। यूं अचानक से सुषमा बहुत गुस्से में आ गई थी और इसीलिए उनके सांसें फूले जा रही थी। ये देख नित्या झट से बेड पर से उतर बोली, दादी माँ आप इस तरह से गुस्सा मत होइए, आपकी सांसें चलने लगी है, पहले आप जल्दी से बैठ जाइए और ये लीजिए पानी पीजिए। नित्या जल्दी से टेबल पर रखे पानी का ग्लास ले सुषमा के तरफ कर दी, लेकिन सुषमा पानी का ग्लास को हटाते हुए बोली, नहीं मैं तब तक पानी नहीं पीऊंगी जब तक कि तुम मुझे सच नहीं बताती। सुषमा की तबीयत को बिगड़ते देख नित्या ने उन्हें बता दिया, हाँ दादी माँ उन्होंने मुझे जबरदस्ती किश किया, लेकिन ये बात मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये बात जानने के बाद आपको बहुत दुख होगा। मैं आपसे कम प्यार करती हूँ, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है दादी माँ। नित्या की भावुक बात सुन सुषमा जी उसे फिर से अपने कलेजे से चिपका लेती है और उसके भी आंखों में आंसू भर आते हैं।
अब से मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगी मेरी बच्ची। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमने और बहुत बदतमीजी कर ली देवू ने, और अब नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगली सुबह दिव्यांश का बंगला। सुबह के करीब 8 से 9 बज रहे थे। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। नित्या बेचारी किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। दिव्यांश सोफे पर आराम से लेटकर मोबाइल रील्स देख मुस्कुरा रहा था, तभी दरवाजे की बेल बजती है। आलोक जी बोल पड़े, माँ सुबह सुबह कौन आया होगा? मुझे क्या पता मुन्ना, हो सकता है वही नेहा महारानी आए हो, जाकर दरवाजा खोल दो। नहीं माँ, मैं नहीं जानूंगा दरवाजा खोलने उस लड़की के लिए। अरे शर्म तो लगता है उसे है ही नहीं, जब देखो मुंह उठाए चली आती है यहाँ पर, और हमारा बेटा भी तो उतना ही बेशर्म है, अब क्या बोले। आलोक ये सब बातें थोड़ा जोर से ही बोल रहा था जिससे कि दिव्यांश उसकी बातों को बखूबी सुन पा रहा था। पर वो इस वक्त अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था, बस इसीलिए सोफे पर से उठते हुए बोला, ओके, अगर आप लोगों को दरवाजा नहीं खोलना है तो कोई नहीं, मैं ही जाकर खोल लेता हूँ। वैसे भी आप लोगों को तो बस एक ही टॉपिक है बात करने के लिए, जिसे सुन सुन मैं पक चुका हूँ। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम कल अगले एपिसोड में सुनेंगे।